नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट समाप्त हुआ। बहुत सारे अच्छे मुकाबले हुए जो मैं आप तक लेकर के भी आया चेस बेस इंडिया हिंदी चैनल पर। बट कुछ मुकाबले ऐसे थे जो छूट भी गए थे उस दौरान, तो मुझे लगा कि उनको भी कवर कर लेते हैं। ऐसा ही एक मुकाबला था प्रज्ञानंदा का विश्व महिला शतरंज चैंपियन जू वेनजुन के खिलाफ। जू वेनजुन के खिलाफ प्रज्ञानंदा ने अब तक 3 क्लासिकल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें ओवरऑल 2 में जीत मिली है और एक मुकाबला पिछले साल शारजा मास्टर्स में ड्रॉ रहा था। तो प्रज्ञानंदा एक बार फिर से सफ़ेद मोहरों से जू वेनजुन के आमने सामने थे और देखते हैं क्या हुआ इस मुकाबले में। प्रज्ञानंदा ने शुरुआत करी E4 खेल करके। जू वेनजुन ने जवाब दिया यहाँ पर E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4। इटालियन खेलते हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा। नाइट F6 खेल करके जवाब देती हैं जू वेनजुन। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो लाइन चुनते हैं 2 नाइट्स ओपनिंग में, जो लाइन कहलाती है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग लाइन होती है नाइट G5। आज भी बहुत सारे लोग इसके ट्रैप में फंस जाते हैं और उनको समझ ही नहीं आता है कि इसमें ब्लैक पीसेस से कैसे खेला जाए। तो जू वेनजुन ने जो शुरुआत करी है वो तो परफेक्ट करी है, वैसे ही खेलना चाहिए। तो D5 करना चाहिए सबसे पहले। अब D5 पर आपको याद रखना है कि सामने वाला, एक ऑप्शन ये भी है बिशप इंटू D5 का भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन इस पर नाइट इंटू D5 के बाद E इंटू D5 के बाद ब्लैक का पोजीशन जो है वो क्वीन इंटू D5 के बाद बिल्कुल बराबर है। ब्लैक को कहीं से भी कोई परेशानी जो है नहीं, तो इसीलिए बिशप D5 नहीं खेला जाता है, E इंटू D5 यहाँ पर खेला जाता है। ओके, E इंटू D5 पे जो बेस्ट जवाब है, अभी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नाइट D5 नहीं किया जाता है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जस्ट फॉर उन लोगों के लिए जो भी बिगनर्स हों या जो नए हों, यहाँ पर नाइट इंटू F7 आ जाता है। और इसके बाद जो पोजीशन आती है, ऐसा नहीं है कि ब्लैक के लिए लूजिंग है पूरी तरीके से, लेकिन वो पोजीशन पे फाइट करना जो है वो इजी नहीं है। इस तरह की पोजीशन लेके क्यों खेलना है आपको? तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि हम सोच के खेलें, सही खेलें, और जो सही चाल है वो है नाइट A5। यहाँ पे एक पॉन सेक आपका चला गया है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? नाइट A5 के बाद बिशप B5 चेक आएगा। बेस्ट मूव है C6, बिशप पर अटैक, DC6, BC6। यहाँ पे भी नाइट से नहीं मारना है, क्योंकि अगर आप नाइट से मारने जाते हो तो ये बेस्ट लाइन नहीं है। बेस्ट लाइन है BC6 खेलिए, बिशप को चुनौती दीजिए कि अपनी जगह बदले। अब यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने जो लाइन चुनी, जो जैसे सबसे ज़्यादा जो लाइन खेली गई है वो बिशप E2 है। क्वीन F3 भी एक मूव आता है, क्योंकि आप मार नहीं सकते क्वीन इंटू A8 की वजह से। तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने बिशप D3 खेला है, जो आजकल तीसरी सबसे पॉपुलर लाइन है अगर आप देखोगे। और यहाँ पर जो जू वेनजुन जवाब देती है नाइट D5 ही बेस्ट लाइन है। यहाँ पर अपने नाइट को आप सेंटर पे लाते हैं, और बिकॉज ये बिशप यहाँ पे रखा हुआ है और ये पॉन अभी आगे नहीं बढ़ सकता, तो समहाउ इस नाइट पे सपोर्ट नहीं है और आप यहाँ पर एक अटैक कर रहे हैं। H4। अब यहाँ पर जो सबसे मेन लाइन है, नॉर्मल नाइट F3 को वापस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रज्ञानंदा जानते थे कि जू वेनजुन को वो किस तरह से परेशान करना चाहते हैं। वो जानते थे कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में वो जू वेनजुन से बेहतर हैं, और जू वेनजुन को वो फोर्स करना चाहते थे कि आप कुछ अलग पोजीशन पर सोचिए, और प्रिपरेशन से थोड़ा सा अलग रखना चाहते थे। तो यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने H4 किया। अब यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ब्लैक खेलता है इमीडिएटली नाइट F4 लाइन, बिशप जाता है F1 पर, और H6 खेल के आप इस नाइट को चुनौती देते हैं। नाइट वापस आता है F3 पर, एंड देन आफ्टर बिशप D6 खेलता है जो पोजीशन, वो ब्लैक कंप्लीटली फाइन है। बट यहाँ पर जू वेनजुन ने खेला क्वीन C7। ओके, और अब इस पोजीशन पे प्रज्ञानंदा ने एकदम नई चाल खेली B3। यहाँ पर खेला क्या जाता है इस पोजीशन में? जो सबसे ज़्यादा लाइन है, एक तो आप डेवलपमेंट करते हो नाइट C3, एक इसके अलावा जो है आप बिशप इंटू H7 भी मार के खेलते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग लाइन है। इस पर G6 आता है, फिर वाइट क्वीन F3 लेकर के आता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इस तरीके से भी खेला जाता है। लेकिन प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर B3 खेल करके जवाब दिया, जो कि एक नॉवेल्टी थी। अब चूंकि ये गेम मैं काफ़ी दिनों बाद आपके लिए लेकर के आया हूँ, तो आप देखोगे कि ऑलरेडी डाटाबेस में ये गेम जो है वो रिफ्लेक्ट होने लग रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये गेम, ये वही गेम है जो गेम मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक्चुअली में B3 जो थी वो एक नॉवेल्टी थी। अब आगे का गेम वैसे देखते हैं जैसे हम देखते हैं। तो जब प्रज्ञानंदा ने 10वीं चाल में B3 खेला, यहाँ तक जू वेनजुन भी बहुत तेज खेल रही थी। 1 घंटा 34 मिनट था उनके पास, प्रज्ञानंदा के पास यहाँ पर 1 घंटा 42 मिनट था। और इस पोजीशन पे जू वेनजुन ने पहली बार थोड़ा सा टाइम लिया और उन्होंने करीब 10 मिनट सोचने के बाद H6 खेल करके जवाब दिया। गेम ऑलरेडी डाटाबेस से बाहर जा चुका था,
मतलब पोजीशन एकदम फ्रेश थी। प्रज्ञानंदा यहाँ पे जवाब देते हैं नाइट E4। प्रज्ञानंदा अपना तेज खेलना जारी रखते हैं, करीब 1 मिनट के अंदर पे ही वो नाइट को सेंट्रलाइज करके जवाब देते हैं। एक्चुअली में ये जो पोजीशन थी यहाँ पे प्रज्ञानंदा एक तरह से लालच दे रहे थे जू वेंजुन को कि आप F5 कीजिए और आप E4 कीजिए। लेकिन क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा प्रज्ञानंदा को? फ़ायदा ये होगा कि ब्लैक का किंग थोड़ा कमज़ोर होगा, पॉन थोड़े और स्ट्रेच होंगे, लाइट कलर पे पॉन आने से ये बिशप उतना अच्छा खेल नहीं पाएगा। और समहाउ अगर आप देखो तो वाइट के कैंप पे अभी भी कोई वीकनेस नहीं है। ये पॉन H4 पे जरूर है लेकिन वो वेल प्रोटेक्टेड है, तो उस पर कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, आपने ऑलरेडी B3 किया है, मतलब बिशप जो है वो यहाँ से कहीं से निकलने वाला है, नाइट निकलने वाला है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप एक तरह से चुनौती दे रहे हैं ब्लैक को कि आप एक अग्रेसिव प्लान बनाइए। जू वेंजुन ने अग्रेसिव प्लान चुना। वो यहाँ पे चुपचाप भी खेल सकती थी बिशप E7 इस तरीके से करके, जो कि बेहतर हो सकता था, बट उन्होंने F5 चुना जो कि अग्रेसिव था। नाइट E3 आए यहाँ पर। प्रज्ञानंदा एक तरह से ऑप्शन दिया कि एक्सचेंज करिए। अब यहाँ पे भी मुझे लगता है कि नाइट F4 ही बेटर मूव है, जो कि इससे पहले भी डाटाबेस में है, बट नाइट F6 हटी वो। अच्छा, यहाँ पे आप E4 वगैरह जो है अगर खेलने की कोशिश करेंगे तो क्वीन H5 जो है वो बहुत ही अनोइंग हो सकता है। इवन आफ्टर क्वीन F7 यहाँ पर एक्सचेंज करने के बाद जो पोजीशन आती है एंड गेम में, वो फेवर करेगी वाइट को, क्योंकि ब्लैक का पॉन स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी स्ट्रेच यहाँ पे लग रहा है। और ख़ासतौर पे ये पॉन जो है एक वीकनेस वैसे भी बन सकती है। पीसेस भी कोऑर्डिनेशन नहीं है बहुत अच्छे से, जैसे नाइट यहाँ पे कैसे कहाँ से गेम में आएगा, काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। उसके बाद भी उसको बहुत अच्छे स्क्वायर है नहीं। तो खैर इन्होंने नाइट F6 खेला, ठीक है, बिशप B2। प्रज्ञानंदा अपना डेवलपमेंट जारी रखते हैं, बिशप D6, नाइट A3, और अब फाइनली जो है जू वेंजुन पॉन बढ़ देती है। अच्छा, ये कोई नुकसानदायक चाल नहीं थी, लेकिन प्रज्ञानंदा जो है यही चाह रहे थे कि बोर्ड पर कुछ बदलाव किए जाएं। प्रज्ञानंदा पहले खेलते हैं क्वीन E2, पिन करते हैं पॉन को, कैसल करती हैं जू वेंजुन, और प्रज्ञानंदा यहाँ पे मूव खेलते हैं बिशप S। ये मज़ेदार चाल है। एक्चुअली में अगर यहाँ पर आप एक्सचेंज कर लो तो आपको ऐसा देखने में लगता है कि अरे सामने वाले का क्वीन अंदर आ रहा है, लेकिन वो क्वीन अंदर आके भी कुछ कर नहीं रहा था। तो ये पोजीशन जो है वो फाइन थी। इवन नाइट G4 खेलते हैं यहाँ पे, एंड देन आप रुक F1 खेल सकते हो, कैसल करने के लिए जा सकते हो। कैसल अगर आप करने के लिए जाते हो तो वो ब्लैक को फेवर करता है। तो एक्चुअली में ये पोजीशन नाइट G4 के बाद जो है वो नाइट C4 इस तरीके से खेला जा सकता था यहाँ पे, एंड देन नाइट C4, क्वीन C4 अगर आप खेलते हैं, रुक F7, ब्लैक फाइन है इस पोजीशन में। बट इन्होंने क्या किया, बिशप E6 खेल के जवाब दिया। ओके, प्रज्ञानंदा ने कंटिन्यू किया नाइट C4 यहाँ पर, बिशप B4 खेला। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर आप सोचेंगे चलिए नाइट C4 एक्सचेंज कर देते हैं, तो इस एक्सचेंज के बाद जो पोजीशन आ रही है वंस अगेन वाइट को फेवर करेगी बिकॉज ऑफ ये जो पॉन स्ट्रक्चर दिख रहा है उसकी वजह से, ठीक है। और ये बिशप शायद थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, काउंटर अटैक के चांसेस रहेंगे, लेकिन फिर भी ये पोजीशन वाइट को सपोर्ट करती है। उन्होंने खेला नाइट C4, बिशप B4 खेला। सो नाउ लॉन्ग कैसल कर लिया प्रज्ञानंदा ने, ये और चुनौती दे दी कि अब आप अटैक करिए। अच्छा, ये बिशप को यहाँ रखे होने से एक फ़ायदा ये है कि ब्लैक किसी तरह से खुद भी अटैक नहीं कर पा रहा है, मतलब आपका ही पॉन जो है वो रुका हुआ है। तो इसीलिए बिशप A6 अगर एक्सचेंज कर दिया जाता उस समय तो एक अच्छा ऑप्शन होता। अब ये कहीं नाइट B7, और प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे तुरंत मार दिया बिशप से, क्योंकि वो बिशप का कोई भविष्य था नहीं। ओके, अब प्रज्ञानंदा खेलते हैं F3, और वो एक्चुअली में ये जो आपने पॉन स्ट्रक्चर स्ट्रेच किया है, जब आप पॉन स्ट्रक्चर जरूरत से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो सामने वाला अपने मन मुताबिक पॉन स्ट्रक्चर को तोड़ के आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और वो ही इस पोजीशन में प्रज्ञानंदा चुनौती देना चालू करते हैं। रुके D8 खेला, तो प्रज्ञानंदा ने खेला नाइट E5। ओके, इन्होंने खेला यहाँ पर C5 खेला, और प्रज्ञानंदा अब अपना दूसरा रुक भी ले आते हैं यहाँ पर सेंटर पर। ओके, इन्होंने F3 एक्सचेंज किया। फाइनली यहाँ पर शायद किंग को हट लेना बेटर होता, बट पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने F3 किया। पॉन इंटू F3, प्रज्ञानंदा ने G फाइल जो है वो अपना ओपन कर लिया यहाँ पर। ओके, नाइट H5 आते हैं। सो नाउ रुक G1, G फाइल पर अटैक करना शुरू किया। C4 किया, ये पॉन सेक्रीफाइस उन्होंने दिया, बट मुझे ये उतना यूज़फुल समझ भी नहीं आ रहा है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। और अल्टीमेटली क्योंकि बिशप C4 पे क्वीन C4 आ रहा था, बिशप कहीं और जा नहीं रहा था, क्वीन E7 आया यहाँ पर, तो A3 करके चुनौती दी यहाँ पर। तो बिशप इंटू C3, पॉन इंटू C3, और अभी आप देखिए अगर आप बिशप इंटू C4 भी मारें तो क्वीन C4 विद द चेक आ रहा है, तो ये पॉन आपको मिल नहीं रहा। उन्होंने खेला क्वीन H4, बट किंग साइड के पॉन लेना जो है वो और नुकसानदायक था। प्रज्ञानंदा के लिए अच्छी बात थी। प्रज्ञानंदा ने क्वीन E5 खेला, ये बढ़िया चाल थी। अब आप देख सकते हो कि G7 पे एक चेकमेट का थ्रेट है। क्वीन E7 वापस जाते हैं, तो रुक को यहाँ पर रुक ने डबल कर लिया, रुक को E फाइल पर लेकर के आए, E6 पे एक प्रेशर बनाया,
और आप देखिए बिशप नहीं हट सकते आप अब, तो उन्होंने खेला क्वीन D7 एंड नाउ नाइट D6, रुक पर अटैक, रुक आता है पीछे, सो क्वीन H2, ये बढ़िया चाल थी। आप देखिए नाइट पर अटैक है, नाइट वापस जाता है तो क्वीन इंटू H6 आ रहा था। तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़त बना ली थी। इन्होंने खेला, ये नाइट मारा, लेकिन बिशप इंटू F6 आ रहा था और इसके बाद जू वेंजुन ने रिज़ाइन कर दिया। तो जू वेंजुन के हाथ से गेम गया कहाँ, तो प्रज्ञानंदा की सबसे इंपॉर्टेंट मूव थी वो B3, जब उन्होंने फोर्स किया कि आप ये वेरिएशन खेलिए जहाँ पर आपको पोजीशन में थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ा, पॉन स्ट्रक्चर आगे आया। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट मूव था जहाँ पर एक्सचेंज कर सकती थी, उन्होंने अवॉइड किया। एंड देन मेरे ख्याल से जो एक गलत एक्सचेंज, खासतौर पे F3 आने के बाद प्रज्ञानंदा ने पोजीशन को पकड़ लिया था, उन्होंने देख लिया था कि यहाँ पे वीकनेस है। नाइट E5 भी खूबसूरत चाल थी क्योंकि वो बिशप हट ही नहीं रहा था कहीं पे भी। और मान लीजिए कि जैसे इस पोजीशन में आप सोचो कि चलो मैं बिशप D5 वगैरह खेल देता हूँ, बट आफ्टर F4 अगर वो नाइट जो था वो सेंटर पे बहुत मजबूती से जम जाता, तो ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं। और यहाँ पर ख़ासतौर पे मुझे लगता है कि किंग साइड ओपन होने के बाद तो बड़ा ही मुश्किल था। और ये पॉन सेक्रीफाइस मुझे लगता है कि ये थोड़ा उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या ही किया जाए। तो ये पॉन सेक्रीफाइस शायद प्रैक्टिकली ठीक लगता हो, लेकिन वो बोर्ड पर प्रज्ञानंदा ने सही कैलकुलेशन की वजह से कोई अटैक वो कर नहीं पाई एक्चुअली। किंग साइड पे प्रज्ञानंदा के लिए कहीं से भी जो चुनौती आई नहीं, और ये पॉन मारना तो मतलब नुकसान पहुंचाना ही अपने आप को। और मेन प्रॉब्लम आप देख लीजिए, पीसेस काम नहीं कर रहे हैं ज़्यादा कुछ। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि इस पूरे गेम में जू वेंजुन अपने लिए सही प्लान ढूंढ ही नहीं पा रही थी, और प्रज्ञानंदा लगातार अपने पीसेस की पोजीशन इंप्रूव करते हुए जो है जू वेंजुन पर डिसीजन लेने का दबाव डाल रहे थे, और उसी के चलते उनसे लगातार गलतियां होती जा रही थी और वो बेहतर स्थिति में आते जा रहे थे। और इसके बाद तो खैर गेम में ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं था। तो ये बढ़िया जीत थी प्रज्ञानंदा की, और उन्होंने क्लासिकल चेस में हराया। और इस बार पिछले 2 बार से उनकी रेटिंग जू वेंजुन से ज़्यादा है। जब पहली बार मैच हुआ था तब प्रज्ञानंदा 2550 थे और जू वेंजुन करीब 2600 की प्लेयर थी जब वो प्रज्ञानंदा पहली बार क्लासिकल में जीते थे। लेकिन अब पिछले कुछ समय से कहानी बदल चुकी है, प्रज्ञानंदा वर्ल्ड टॉप 10 की तरफ जा रहे हैं। जू वेंजुन वर्ल्ड वुमेन चैंपियन हैं, डेफिनेटली कमाल की खिलाड़ी हैं, जो फिरोज़ा को हरा चुकी हैं इस टूर्नामेंट में, टाटा स्टील मास्टर्स में। लेकिन प्रज्ञानंदा हर बार पर है जो उन पर भारी पड़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।